हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलोमन्स परजरी के एपिसोड सेकंड को। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उन्हीं दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है। यहाँ पर चोरंग जो होती है वो दूसरी लड़की से पूछ रही होती है क्या हम ठीक कर रहे हैं, और हमें दिखाया जाता है कि इन्हीं दोनों लड़कियों ने सियोंग के घर के बाहर वो लेटर रखा होता है और ये दोनों वहाँ पर छुपकर उनको देख रही होती है। अब सियोंग की मॉम बाहर आती है और वो उस लेटर को लेकर घर के अंदर आ जाती है और वो उसके फादर को वो लेटर दिखाती है। सियोंग के फादर पुलिस में होते हैं, इसलिए वो इस लेटर को देखकर काफ़ी शॉक्ड रहते हैं और उससे कहते हैं कि उसने ये लेटर तुम्हारे घर के बाहर इसलिए रखा होगा क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे पापा पुलिस में हैं, और वो उससे ये भी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अब जो सियोंग होती है वो अपने रूम में आती है और अपने फ़ोन को चेक करती है, तो वहाँ पर लोगों ने कमेंट किया होता है कि वो योग एक बहुत ही गंदा लड़का है और उसी ने ली सोबू को मारा होगा, और वो पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो सियोंग के फादर होते हैं वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर आके वो उनको चिट्ठी दिखाते हुए बोलते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन को वापस से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आ जाती है और वो भी इसी बात को कह रही होती है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल के साथ लोग बैठे होते हैं वो उनसे कहते हैं कि बच्चे ये सब मजाक कर रहे हैं और आप इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि अगर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की तो बच्चे भड़क जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही वो लोग शांत बैठेंगे। अब जो सियोंग के फादर होते हैं वो घर आने के बाद उसको बताते हैं कि हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का अरेंजमेंट करवाया है। यहाँ पर जो सियोंग होती है वो उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम इन सब में मत पढ़ो, और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे स्कूल में किस किस को पता है कि तुम एक पुलिस वाले की बेटी हो, और वो कहती है कि मेरे कुछ खास फ्रेंड्स को ही पता है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये किसका काम हो सकता है। यहाँ पर वो चोई वो योग के बारे में थोड़ी गलत बातें बोलती है और कहती है कि वो एक लफंगा है। यहाँ पर वो उनसे ये भी कहती है कि आपको लगता है उसको किसी ने फंसाने के लिए ऐसा बोला होगा, और वो उसके फादर कहते हैं कि नो कमेंट्स। इसके बाद उसके फादर कहते हैं कि ये सब कुछ पुलिस वालों की बातें हैं तो तुम उनसे दूर रहो। इसके बाद हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिसके पास वही लेटर होता है लेकिन फटा हुआ, उस पर टेप लगा हुआ होता है। अब नेक्स्ट डे हमें शियोंग को दिखाया जाता है जिसके घर के बाहर जून योंग खड़ा होता है और ये दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लोग काउंसलिंग के लिए आ गए होते हैं और एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को बुला रहे होते हैं। ग्रुप बनाकर ये लोग उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं कि ये उनका एक तरीका है क्रिमिनल को पकड़ने का। यहाँ पर हमें ज्यूरी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रही होती है। अब जो नेक्स्ट नंबर होता है वो चौरांग का होता है और वो काउंसलिंग के लिए जाती है। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती है वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है और जो चौरांग होती है वो उनका अच्छे से आंसर देती है, और इसके बाद वो उससे कुछ फॉर्मल क्वेश्चन पूछती है। यहाँ पर चौरांग उसको बताती है कि जूरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं, और जूरी जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और बहुत अलग है। वो पहले ही खतरे को भाप लेती है और उसका सॉल्यूशन निकालती है। अब जब चौरांग बाहर आती है तो जूरी वहीं पर खड़ी होती है। वो उससे पूछती है कि तुमने अंदर कुछ बताया तो नहीं है, और वो उससे मना करती है। यहाँ पर वो कहती है वो लेडी ऑफिसर बहुत ही अच्छी है। अब नेक्स्ट जो नंबर होता है वो जूरी का ही होता है। अब वो अंदर जाती है और यहाँ पर जो लेडी इंस्पेक्टर होती है वो उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती है। जूरी जो होती है वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती है और बहुत ही अजीब से क्वेश्चन खुद ही पूछने लग जाती है। वो उससे कहती है कि जो ली सुबो था वो बहुत ही समझदार लड़का था और मुझे नहीं लगता उसने सुसाइड किया होगा, और वो यहाँ पर इंस्पेक्टर से ये भी पूछती है कि कोई सुसाइड नोट मिला है क्या। अब यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होती है वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है स्वाभाविक क्या हो सकता है, क्या उसने सुसाइड किया है या उसको किसी ने धक्का दिया होगा। यहाँ पर जो ज्यूरी होती है वो उसको कहती है कि मुझे नहीं पता, और वो उससे ये भी पूछती है कहीं आपका इस इंट्रोगेशन से कोई फायदा तो नहीं है। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होती है वो उसको थोड़ा अजीब तरह से देख रही होती है। अब हमें छुट्टी का टाइम दिखाया जाता है जब जूरी और चौरांग साथ में जा रही होती है। यहाँ पर बु योंग भी होता है और वो यहाँ पर आकर ज्यूरी को परेशान करने
करने लग जाता है और उसका बैग लेकर उसकी सारी किताबें नीचे फेंक देता है और यहाँ पर जूरी गाल पर कट लग जाता है और वू योंग उसके मुंह पर थूक कर भी चले जाता है। यहाँ पर एक आदमी आकर इन लोगों की हेल्प करता है बुक्स उठाने में और ये वही रिपोर्टर होता है और वो जूरी को अपना कार्ड देकर जाता है यहाँ से। अब जो सी योंग होती है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कॉफी देने के लिए आती है। यहाँ पर जो उसने नेम लिखे होते हैं वो जूरी और चौरांग के लिखे होते हैं, वो नेम को पढ़ लेती है। अब बाहर आने के बाद वो चौरांग को कॉल लगाकर उससे मिलने के लिए बोलती है। अब ये लोग एक कॉफी शॉप में मिलते हैं और सी योंग यहाँ पर चौरांग से 25 दिसंबर की नाइट को लेकर क्वेश्चन पूछने लग जाती है, लेकिन जो जूरी होती है वो सी योंग के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और उसको बहुत ही उल्टा सीधा सुनाती है और यहाँ से चौरांग को लेकर बाहर चले जाती है। अब बाहर आने के बाद वो उसी रिपोर्टर को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि हम इंटरव्यू देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको मेरा फेस छुपाना होगा और मेरी आवाज़ को चेंज करना होगा, और वो मान जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रिपोर्टर होता है वो वू योंग के फादर के पास जाकर उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो बाहर आते हैं और रिपोर्टर का कॉलर पकड़ लेते हैं और उसको दूर से धक्का दे देते हैं, उसको धमकी भी देते हैं। जो रिपोर्टर होता है वो अपने कैमरामैन से ये सब कुछ रिकॉर्ड करवा रहा होता है। इसके बाद हमें हैन को दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू की परमिशन देने के लिए बोल देता है और वो किसी और को कॉल लगाकर उससे बात करने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें सियोन और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि कैफे में बैठे होते हैं। यहाँ पर वो लोग सभी लोगों की बातें कर रहे होते हैं और एक फ्रेंड उसकी बताती है कि जी होंग को उस पर क्रश है और वो उसको बहुत अच्छा मानती है और वो उसको पूरा स्टॉप भी कर रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है जो रिपोर्टर होता है वो प्रिंसिपल से मिलता है और वो कहता है कि आप लोग इस सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि हमने परमिशन दे दी है तो आप सभी लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं। यहाँ पर जो रिपोर्टर होता है वो प्रिंसिपल से ही इंटरव्यू लेने की शुरुआत करता है और वो प्रिंसिपल को वो लेटर दिखाते हुए पूछता है कि आपने इस लेटर को फाड़कर क्यों फेंक दिया, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि मुझे तो ये लेटर मिला ही नहीं था। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि रिपोर्टर जो होता है प्रिंसिपल पे बहुत सारे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा होता है और प्रिंसिपल उसकी सभी बातों को डिनाई कर रहा होता है। अब हमें सी योंग को दिखाया जाता है जो कि जुंपा को मैसेज करती है और ये जो मैसेज होता है वो जी होन के पास जाता है। इसके बाद हमें पुलिस इंस्पेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसको लेकर परेशान भी हो रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो हैन है वो जी होन के पापा है, लेकिन जो जी होन है वो अपने पापा को बिल्कुल इग्नोर मारता है और उनके साथ उसको टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब हमें न्यूज़ को दिखाया जाता है जो रिपोर्टर होता है वो ली सू की कहानी को वापस से सुनाता है और वो कहता है कि कुछ टाइम पहले हमारे ऑफिस में एक लेटर आया था जिसमें ये बताया गया था कि ली सू ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसको किसी ने मारा है, और वो ये भी कहता है कि उसकी हत्या का इल्ज़ाम चोई पर लगा है। जो चोई होता है वो भी टीवी को देख रहा होता है और न्यूज़ चैनल में सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो रिपोर्टर होता है उसने प्रिंसिपल को भी घेरे में लिया होता है। उसने कहा होता है कि प्रिंसिपल भी मिले हुए हैं क्योंकि उन्होंने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। वू योंग इस न्यूज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें ज्यूरी को दिखाया जाता है जो कि इस न्यूज़ को देख रही होती है और रिपोर्टर की सारी बातों को रिपीट कर रही होती है और वो एक बहुत ही क्रीपी सी हंसी भी हंस रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चौरांग होती है वो अपनी मम्मी से बोलकर घर से बाहर निकल जाती है कि मैं अभी वापस आती हूँ। इसके बाद हमें सी योंग को दिखाया जाता है जो कि चौरांग को कॉल कर रही होती है बट उसका कॉल नहीं लगता है, इसलिए वो उसको टेक्स्ट छोड़ देती है और उसको कॉल करने के लिए बोलती है। जो चौरांग होती है वो जूरी से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर आने के बाद वो उससे कहती है कि हमें पुलिस के पास चलना चाहिए क्योंकि तुमने सच में उसको मरते हुए देखा था और पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, नहीं तो हमारी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चले जाएंगी और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जो जूरी होती है वो उसको ऐसा करने से मना करती है और वो कहती है कि तुम किसी की टेंशन मत लो क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो चौरांग होती है वो उससे कहती है कि मैं अकेले ही जाकर सब कुछ बता दूंगी। यहाँ पर जो जूरी होती है वो चौरांग की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है और उसको बहुत ही उल्टा सीधा बोलती है और कहती है कि तुम एकदम भद्दी हो और ये पिंक कोट तुम्हारे ऊपर बहुत ही गंदा लगता है। और वो उससे ये भी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मानती है, अभी अगर तुम मर भी जाओ तो मेरा एक आंसू भी नहीं
रहेगा। अब यहाँ पर जो चौरांग होती है वो जूरी की इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और रोते हुए यहाँ से भागने लग जाती है। और ऐसे भागते हुए इसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून आने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जूरी होती है वो उसको दूर से देख लेती है और बिना कुछ करे ही यहाँ से वापस चली जाती है। अब जब वो यॉर्क स्कूल में आता है तो सभी लोग उसकी फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं और वो यॉर्क ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब हमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ पर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, इसलिए आप उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। और सब लोगों के समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझते हैं। अब सियोंग को उसकी फ्रेंड्स आकर बताती है कि चौरोंग का एक्सीडेंट हुआ है और वो कोमा में चली गई है। अब सियोंग सीधे जूरी के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये सब तुमने किया है ना। जूरी यहाँ पर उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने लग जाती है और उसको बहुत उल्टा सीधा बोलती है और उससे ये भी कहती है कि वो जो लेटर था वो चौरोंग ने लिखा था और वो अपनी गलतियों के सारे इल्ज़ाम चौरोंग के ऊपर लगा देती है। और वो यहाँ पर सियोंग को पाखंडी बोलती है और कहती है कि ये भी चौरोंग ने बोला था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। अब जो सियोंग होती है वो यहाँ से रोते हुए भागने लग जाती है। उसको जियोंग बाहर देखता है और वो उसका पीछा करने लग जाता है। वो उसको अपने पीछे से आने से मना करती है लेकिन फिर भी वो उसका पीछा करते रहता है। यहाँ पर उसको बाकी पिछली यादें याद आने लग जाती है और वो सभी लोगों के बारे में सोच रही होती है। अब वो एक जगह बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि सियोंग को यहाँ पर रोते हुए सब देख रहे होते हैं, इसलिए वो जियोंग से खुद को कवर करने के लिए बोलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में सभी बच्चों के पास एक मैसेज आता है और यहाँ पर उनको एक श्लोक मिला होता है उस मैसेज में। और जुनयोंग के पास भी मैसेज आता है तो वो कहता है कि वो वापस आ गया। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सियोंग की फ्रेंड्स उसके बारे में बात कर रही होती हैं तो जुनयोंग उसको बताता है कि उसकी तबीयत खराब हुई थी इसलिए वो घर चले गई। अब उसकी फ्रेंड्स उससे घर में मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर आने के बाद ये लोग जुंगपा के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि 80% स्टूडेंट्स उसके साथ है और वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत एक अच्छा इंसान है लेकिन आज तक उसको किसी ने भी नहीं देखा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सियोंग को उसके ऊपर क्रश होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रिपोर्टर पार्क होता है वो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाता है और वो उससे उसके सूत्रों के बारे में पूछता है जिसने कि ये इल्ज़ाम लगाया होता है। लेकिन पार्क उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है और वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी जो यहाँ पर हैन होता है वो उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जूरी होती है वो चौरांग से मिलने के लिए आती है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हो और तुम नहीं मर सकती हो। और ऐसा बोलकर वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब जब वो स्कूल में जाती है तो कुछ लड़कियाँ मिलकर उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और उससे कहती हैं कि तुमने ही ये अफवाह फैलाई है ना कि चौरांग ने वो लेटर लिखा है। और वो उससे पूछती है कि हमें सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। और वो लड़कियां उसको चारों साइड से घेर लेती है और उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और टॉर्चर करती हैं। जो जूरी होती है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। यहाँ पर सियोंग आती है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें सियोंग और जूनयोंग को साथ में बैठा हुआ दिखाया जाता है। जूनयोंग उससे कहता है कि मुझे पता है एक लेटर तुम्हें भी मिला था। और वो यहाँ पर उससे ये भी कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है और वो उससे कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम सब कुछ हैंडल कर सकती हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोंग से मिलने के लिए वही रिपोर्टर आता है और वो उससे बात करने के लिए उसको अपने साथ बैठाता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है और किसके हाथ में ये सब कुछ है। यहाँ पर जो सियोंग होती है वो उससे कहती है कि आपको पता है ना कि आपकी न्यूज़ के बाद क्या हुआ। जो चौरांग है वो हॉस्पिटल में है और जो जूरी है वो सांस भी नहीं ले पा रही है। और वो ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लग जाती है। तब वो रिपोर्टर उससे पूछता है कि तुम मुझसे इतना गुस्से में क्यों हो। और वो उससे ये भी कहता है कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें बस अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। और उसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो चाहता है कि सियोंग कुछ करे। सियोंग उससे कहती है कि आप जो जानना चाहते हैं हम भी वही जानना चाहते हैं कि आखिर ली सोबो को किसने मारा और ये सच सबके सामने लाना ही होगा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।